जय हिंद दोस्तों। परिवर्तन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अवध राज्य को पढ़ा था और आज का हमारा लेक्चर बंगाल राज्य पर होगा। और ये मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट राज्य होने वाला है, क्योंकि बंगाल राज्य वही राज्य है जहां से अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू होगा। इसके पहले जितने भी राज्यों को हमने पढ़ा, उसमें हैदराबाद पढ़ा, उसमें मैसूर पढ़ा, अवध पढ़ा, लेकिन आप जानते हैं कि भारत की शासन व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा बंगाल से ही गवर्न की गई। और 1911 ईस्वी तक 1911-12 ईस्वी तक भारत की राजधानी कलकत्ता रही, जो कि बंगाल में पड़ता है। तो भारत में अंग्रेजी हुकूमत बंगाल से ही चलेगा। तो बंगाल राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग बंगाल पे चर्चा करेंगे। बंगाल का इतिहास क्या रहा। जब तक बंगाल मुगलों के कब्जे में था तब तक यहाँ सूबेदार नियुक्त होते थे, लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो फिर बंगाल भी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ और यहाँ पे नवाबों का शासन आरंभ हुआ। और यहीं से अंग्रेज धीरे धीरे दबाव बनाना शुरू किए और पहला राज्य बना बंगाल, जिस पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता को कायम किया। यानी राजनीतिक हस्तक्षेप सबसे पहले बंगाल पर ही अंग्रेजों के द्वारा स्थापित किया गया और राजनीतिक हस्तक्षेप बंगाल में ही होता है। तो बंगाल का इतिहास आज हम लोग देखेंगे और अंग्रेजों का कब्जा किस तरह से बंगाल पर होता है, कौन कौन से युद्ध होते हैं, क्या समझौते होते हैं, और बंगाल किस तरह से अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है और बंगाल एक सेंटर बन जाता है भारत के लिए अंग्रेजी हुकूमत का। और अंग्रेजों के द्वारा पूरे भारत का गवर्नेंस बंगाल से ही चलाया जाता है। बंगाल राजधानी बनती है, पहले बंगाल में गवर्नर बनते हैं, फिर बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाता है, और फिर बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है। और 1857 की क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन जाता है। तो बंगाल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का क्लास आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा और देखिए इसका इतिहास क्या बनता है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और अंग्रेजों का कब्जा बंगाल पे कैसे स्थापित होता है। तो अंग्रेजों का कब्जा तो अभी बाद में होगा, पहले बंगाल राज्य मुगलों से स्वतंत्र होगा। जो टॉपिक हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं वो टॉपिक का नाम ही हमारा है कि मुगल साम्राज्य का पतन और मुगल साम्राज्य का पतन और नवीन राज्यों का उदय। तो नवीन राज्यों में हम लोगों ने कई राज्यों को देखा, उसमें अवध को हम लोग पढ़ चुके हैं, मैसूर पढ़ चुके हैं, हैदराबाद पढ़ चुके, पंजाब राज्य को पढ़ चुके हैं। लेकिन पहला जो कब्जा स्थापित हुआ था वो बंगाल पे ही हुआ था। तो बंगाल हमने इसलिए रोक कर रखा हुआ था क्योंकि बंगाल से ही अंग्रेजी सत्ता आरंभ होगा भारत में। तो बंगाल को पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ब्रिटिश हुकूमत भारत पे शासन कैसे करती है। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बंगाल राज्य मुगलों के चंगुल से कैसे स्वतंत्र हुआ, कैसे अलग हुआ। बंगाल राज्य का स्वतंत्र बंगाल राज्य का संस्थापक कौन बना, इसमें कौन कौन से नवाब बनते हैं और अंग्रेजों के साथ कौन कौन सा युद्ध होता है जिसके माध्यम से अंग्रेजों का बंगाल पे कब्जा हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं और ध्यान पूर्वक कापी और पेन लेके आप लोग बैठ जाइएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। और जब राष्ट्रीय आंदोलन शुरू होगा वहां भी बंगाल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा, यहीं से शासन सत्ता आगे बढ़ेगी। तो बंगाल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बंगाल राज्य अगर हम लोग मुगल साम्राज्य में जाएंगे तो देखेंगे कि जब औरंगजेब का शासन काल चल रहा था, औरंगजेब का शासन काल आपको याद होगा 1658 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1707 ईस्वी तक का जो शासन काल है वो औरंगजेब का शासन काल था। और औरंगजेब ने 1701 ईस्वी में बंगाल में एक सूबेदार नियुक्त किया था। शुरुआत कहाँ से हम लोग करेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग 1701 ईस्वी से। 1701 ईस्वी में औरंगजेब ने, मुगल बादशाह औरंगजेब ने बंगाल में एक सूबेदार नियुक्त किया था और उस सूबेदार का नाम था मुर्शीद कुली खां। ये नाम आपको याद रखना है। मुर्शीद कुली खां को
बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया था? औरंगजेब ने नियुक्त किया था। तो उस समय बंगाल मुगल साम्राज्य के अधीन हुआ करता था। 1701 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार बनता है। 1701 ईस्वी में उसका शासन शुरू होता है। वो सूबेदार के रूप में मुगलों के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल में शासन करना शुरू कर देता है। इसके द्वारा 1704 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। 1704 ईस्वी में इसने राजधानी का परिवर्तन कर दिया। पहले बंगाल की राजधानी ढाका हुआ करती थी, उसको इसने परिवर्तित कर दिया और नई राजधानी बनाया मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद नगर बसाता है और बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर देता है। ये घटना है 1704 ईस्वी की। यहाँ पे राजधानी परिवर्तन किया जाता है। राजधानी परिवर्तन किया जाता है 1704 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां के द्वारा बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया जाता है। और आगे कुछ समय बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया और ये बंगाल का नवाब बन जाता है। यानी मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया गया था सूबेदार के रूप में, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 ईस्वी में, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद बंगाल को यही मुर्शीद कुली खां स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर देता है। और जो बंगाल का सूबेदार बन के आया था, अब ये बंगाल का नवाब बन जाता है। ये 1707 ईस्वी की घटना है। तो 1707 ईस्वी से लेकर 1727 ईस्वी तक, ध्यान रखिएगा, लगभग 20 वर्षों तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बना रहा। ये बंगाल का नवाब बन करके शासन व्यवस्था को चलाता है बंगाल का। और 1727 ईस्वी में जब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु होती है तो मुर्शीद कुली खां के पास कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए अगला बंगाल का नवाब बनता है इसका दामाद, और इसके दामाद का नाम था सुजाउद्दीन। तो पहला नवाब बंगाल का कौन बना? तो बंगाल का पहला नवाब बनता है मुर्शीद कुली खां। प्रश्न पूछता है कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां था। और मुर्शीद कुली खां बंगाल में कब तक नवाबी चलाता है? तो 1707 से लेके 1727 ईस्वी तक। तो यहाँ पर 1727 ईस्वी में जब मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है तो इसका दामाद शुजाउद्दीन बंगाल का अगला नवाब बनता है। तो यहाँ पर अगला नवाब कौन बनेगा? अगला नवाब बनेगा शुजाउद्दीन। और शुजाउद्दीन का जो शासन काल था वो 1727 ईस्वी से लेके 1739 ईस्वी तक का था। तो यहाँ पर शुजाउद्दीन पे आ जाते हैं हम लोग। और शुजाउद्दीन का शासन है 1727 से लेकर 1739 ईस्वी तक। ये बंगाल का अगला नवाब बनता है। और शुजाउद्दीन ने ही एक महत्वपूर्ण कार्य किया था। एक व्यक्ति था जिसका नाम था अली वर्दी खां। नाम याद रखिएगा, अली वर्दी खां। इस अली वर्दी खां को शुजाउद्दीन ने बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्या नियुक्त कर दिया? बिहार का नायब सूबेदार ये नियुक्त किया गया शुजाउद्दीन के द्वारा। तो यहाँ पर 1727 से लेके 1739 तक शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब रहा
और उसने बिहार में एक नायब सूबेदार नियुक्त किया था, उसका नाम था अली वर्दी खां। अब सुजाउद्दीन की जब मृत्यु हुई 1739 ईस्वी में, तो सुजाउद्दीन का पुत्र बंगाल का अगला नवाब बनता है और इसके पुत्र का नाम था सरफराज खां। क्या नाम था इसका? सरफराज खां। सरफराज खां। और सरफराज खां का जो समय है वो 1739 से लेके 1740 ईस्वी तक, बहुत छोटा सा समय है। क्यों ऐसा हुआ भाई? इसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या है? सुजाउद्दीन अली वर्दी खां को बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त करता है, लेकिन जब सुजाउद्दीन की मृत्यु होती है तो उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का अगला नवाब बनता है। और जैसे ही ये बंगाल का अगला नवाब बनता है, इस नायब सूबेदार ने यानी अली वर्दी खां ने सरफराज खां पे आक्रमण कर देता है। पिता ने जिसको सूबेदार बनाया, नायब सूबेदार बनाया, उसने ही उसके पुत्र पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण में एक युद्ध हुआ जिसको गिरिया का युद्ध कहा जाता है। गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में। और इस गिरिया के युद्ध में अली वर्दी खां ने सरफराज खां को पराजित कर दिया और इसको मार दिया। सरफराज खां की मृत्यु हो गई और सरफराज खां की मृत्यु होते ही अली वर्दी खां बंगाल का अगला नवाब बन गया। यानी जो वंशानुगत सिस्टम चल रहा था, सुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र सरफराज खां जो नवाब बना था, वो वंशानुगत सिस्टम यही समाप्त हो जाता है और बंगाल का अगला नवाब बनता है अली वर्दी खां। अब आ जाइए अली वर्दी खां पे। अली वर्दी खां तो बंगाल का पहला नवाब मुर्शिद कुली खां, बंगाल का दूसरा नवाब सुजाउद्दीन जो कि उसका दामाद था, बंगाल का तीसरा नवाब सरफराज खां जो सुजाउद्दीन का पुत्र था। और इसी सरफराज खां को पराजित करके अली वर्दी खां ने गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित कर दिया और बंगाल का नवाब बन गया। और इसका जो समय है वो 1740 ईस्वी से लेके 1756 ईस्वी तक ये बंगाल की नवाबी चलाता रहा। अब जब अली वर्दी खां की मृत्यु होने वाली थी, तो अली वर्दी खां के दो उत्तराधिकारी तैयार हो गए थे अगला नवाबी का पद लेने के लिए। कौन कौन थे? इनमें से अली वर्दी खां का दामाद था जिसका नाम था मीर जाफर। इस नाम से तो आप परिचित ही होंगे, मीर जाफर। और अली वर्दी खां का नाती था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ये दो उत्तराधिकारी थे अली वर्दी खां के। अब अली वर्दी खां मरने से पहले ये चाहता था कि हमारा उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला बने, यानी वो अपने नाती को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जबकि इसका दामाद मीर जाफर स्वयं बनना चाहता था बंगाल का नवाब। अब हुआ क्या? अली वर्दी खां की जब मृत्यु हो गई 1756 ईस्वी में, तो जैसा कि इच्छा था अली वर्दी खां का, बंगाल का अगला नवाब बनता है सिराजुद्दौला। और जब बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला, तो मीर जाफर को नवाबी मिला नहीं, तो मीर जाफर को खुश करने के लिए बना दिया गया सिराजुद्दौला का सेनापति, यानी सेनापति की जिम्मेदारी मीर जाफर को दिया गया और नवाबी का पद सिराजुद्दौला को दिया गया। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। पहला नवाब बना था मुर्शिद कुली खां, दूसरा नवाब बना था सुजाउद्दीन जो कि उसका दामाद था, तीसरा नवाब सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां था। सरफराज खां को पराजित करके अली वर्दी खां ने कब्जा कर लिया गिरिया के युद्ध के माध्यम से। और जब अली वर्दी खां की मृत्यु हुई, तो सिराजुद्दौला बनता है बंगाल का अगला नवाब। और यहीं से अंग्रेजों के साथ संघर्ष आरंभ होगा बंगाल का।
तो हम लोग का जो अंग्रेजों के साथ टकराव देखना है बंगाल का, वो सिराजुद्दौला के शासनकाल से आरंभ होगा। यानी इसके पहले की जो घटना है वो मुगल साम्राज्य से विच्छेद का समय है। जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक बंगाल मुगल साम्राज्य का हिस्सा था, और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो मुगल साम्राज्य से अलग हो गया बंगाल। बंगाल के नवाब बनने लगे, मुर्शीद कुली खान ने बंगाल को स्वतंत्र करा दिया। उसके बाद कई शासक हुए और अंत में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, और यहीं से शुरू होता है अंग्रेजों के साथ संघर्ष। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे सिराजुद्दौला का कालखंड, और इसके दौर में कौन सी ऐसी घटनाएं हुई, कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी जिसके वजह से अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष हो गया। तो अब हम लोग सिराजुद्दौला के कालखंड को समझेंगे। आ जाते हैं हम लोग सिराजुद्दौला पर। सिराजुद्दौला 1756 से लेके 1757 ईस्वी, एक बहुत छोटा सा समय है सिराजुद्दौला का, लेकिन इसका कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। केवल 23 साल की उम्र थी सिराजुद्दौला की जब ये बंगाल का नवाब बनता है। और इतिहासकारों का मानना है कि जब सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना तो सिराजुद्दौला के लिए बंगाल की गद्दी फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि कांटों भरा एक गद्दी इसको प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? इसके पीछे कारण ये है कि सिराजुद्दौला जब बंगाल का नवाब बनता है तो इसके बहुत सारे विरोधी थे, और इन विरोधियों का सामना करना, उनका दमन करना सिराजुद्दौला के सामने एक चैलेंज था, एक चुनौती थी। तो अगर हम विरोधियों की बात करें तो सिराजुद्दौला के उस समय 3 विरोधी मुख्य रूप से थे। पहला विरोधी तो मीर जाफर था। मीर जाफर जो स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था, लेकिन उसको बंगाल की नवाबी प्राप्त नहीं हुई और उसको सेनापति बना दिया गया सिराजुद्दौला का। तो ये भी विरोधी था सिराजुद्दौला का। एक दूसरा विरोधी था सिराजुद्दौला का, एक चचेरा भाई था जिसका नाम था शौकत जंग। शौकत जंग ये पूर्णिया का नवाब था, और ये चाहता था कि बंगाल की नवाबी हमको प्राप्त हो जाए। इधर मीर जाफर चाहता था कि बंगाल की नवाबी हमको प्राप्त हो जाए। तो ये दोनों विरोधी थे। इसके अलावा सिराजुद्दौला की एक मौसी थी। मौसी जान रहे हैं ना, माँ की बहन। तो सिराजुद्दौला की एक मौसी थी, उनका नाम था घसीटा बेगम। घसीटा बेगम ये भी चाहती थी कि बंगाल की नवाबी हमें प्राप्त हो जाए। तो ये तीन तीन दावेदार थे बंगाल की नवाबी को प्राप्त करने वाले। अब क्या करे सिराजुद्दौला, जब ये नवाब बना तो ये तीन चुनौतियां सिराजुद्दौला के सामने थी। तो सिराजुद्दौला ने तीनों को बारी बारी से निपटाने का प्रयत्न किया। क्या किया इन लोगों को निपटाने के लिए सिराजुद्दौला ने? तो सबसे पहले मीर जाफर को देख लेते हैं। मीर जाफर के संबंध में क्या किया सिराजुद्दौला ने? तो मीर जाफर को सेनापति के पद से हटा दिया गया, और मीर जाफर के जगह पे नया सेनापति बनाया गया मीर मदान को। मीर मदान बंगाल के सेना का अगला सेनापति बनाया जाता है मीर जाफर को हटाकर। बात आ गई शौकत जंग की। शौकत जंग के साथ क्या हो? तो शौकत जंग के साथ युद्ध हुआ सिराजुद्दौला का। सिराजुद्दौला ने शौकत जंग पे आक्रमण कर दिया, और एक युद्ध हुआ था जिसको मानिहारी का युद्ध कहा जाता है। मानिहारी का युद्ध। इस युद्ध में इसने शौकत जंग को पराजित कर दिया और उसकी हत्या कर दी। तो दो लोगों का समस्या समाप्त हो गया। अब तीसरी बची इनकी मौसी घसीटा बेगम। इनके साथ क्या होगा भाई? तो घसीटा बेगम को गिरफ्तार करवा लिया सिराजुद्दौला और उनको जेल में डाल दिया। तो इस तरह से तीनों प्रतिद्वंदी जो सिराजुद्दौला के हुआ करते थे, तीनों प्रतिद्वंदियों का रास्ता साफ कर दिया। अब सिराजुद्दौला आराम से
नवाबी कर सकता था, बंगाल की शासन व्यवस्था को चला सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये विरोधी तो परास्त हो गए, लेकिन अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष शुरू हो गया। अब अंग्रेजों के साथ क्या संघर्ष हुआ, क्यों संघर्ष आरंभ हुआ, उसके बारे में समझ लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष। तो प्रश्न बनता है कि सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य संघर्ष क्यों हुआ। तो इसके कई कारण थे। उस समय जो इनका शासनकाल है 1756 से लेकर 1760 ईस्वी तक, इस दौर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके वजह से सिराजुद्दौला का अंग्रेजों के साथ संघर्ष आरंभ हो गया। अगर इन घटनाओं को देखेंगे तो दो तीन घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण इसमें मानी जाती हैं। पहला पॉइंट ये बनता है कि सिराजुद्दौला का जब राज्याभिषेक हो रहा था, इसको सिंहासन प्राप्त हो रहा था, तो अंग्रेजों के द्वारा सिराजुद्दौला को उचित सम्मान नहीं दिया गया, उसको उपहार नहीं दिया गया, और सिराजुद्दौला के खिलाफ जो षड्यंत्रकारी हुआ करते थे, उन षड्यंत्रकारियों का साथ दिया करते थे अंग्रेज, जिसके वजह से सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज चल रहा था। तो पहला कारण, नवाबी प्राप्त करते समय अंग्रेजों के द्वारा उचित सम्मान और उपहार का ना दिया जाना एक प्रमुख कारण बनता है संघर्ष का। दूसरे कारण पे चलेंगे तो दूसरा प्रमुख कारण बनता है, बंगाल में एक कासिम बाजार फैक्ट्री हुआ करता था और ये फैक्ट्री अंग्रेजों के कब्जे में था। कासिम बाजार फैक्ट्री, यहाँ पे अंग्रेज अपना कारखाना चलाते थे, फैक्ट्री चलाते थे, और ये बंगाल में ही था। तो सिराजुद्दौला चाहता था कि इस फैक्ट्री का निरीक्षण किया जाए, और ये अपना सैनिक टुकड़ी भेजता है कि जिससे कासिम बाजार का निरीक्षण हो सके। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इस टुकड़ी को अंदर नहीं घुसने दिया जाता और कासिम बाजार का निरीक्षण नहीं करने दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इससे सिराजुद्दौला और नाराज हो गया कि हमारे ही क्षेत्रफल में रहकर, हमारे ही राज्य में रहकर ये लोग हमारी सेना की बात नहीं मान रहे हैं। तो सिराजुद्दौला और नाराज हो गया अंग्रेजों से। उसके बाद अगला कारण बनता है, कलकत्ता में एक किला बनवाया था अंग्रेजों ने, आप उससे परिचित होंगे, फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम किला बनवाया था अंग्रेजों ने, और बिना सिराजुद्दौला के अनुमति के फोर्ट विलियम को, यानी इस किले को और मजबूत किया जा रहा था, जिससे युद्ध के दौरान अंग्रेज मजबूती से मुकाबला कर सके। तो फोर्ट विलियम का जो सुदृढ़ीकरण किया जा रहा था, जो उसको मजबूत किया जा रहा था, इससे भी सिराजुद्दौला नाराज चल रहा था कि बिना हमारे परमिशन के हमारे ही राज्य में इस तरह का कार्य, यानी अंग्रेजों के द्वारा मनमानी किया जा रहा है। तो इससे भी सिराजुद्दौला नाराज हुआ और अंग्रेजों और बंगाल के बीच में संघर्ष का कारण बना। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उससे भी आप थोड़ा बहुत जरूर परिचित होंगे। उस समय के मुगल बादशाह दिल्ली में जो बैठते थे, फर्रुखशियर हुआ करते थे, और फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए एक फ्री पास सिस्टम लागू किया था, जिसको बोला जाता दस्तक। दस्तक, ये फ्री पास हुआ करता था, और ये दस्तक प्रदान कर दिया गया था अंग्रेज व्यापारियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन ये जो फ्री पास था, इसका दुरुपयोग करने लगे अंग्रेज व्यापारी बंगाल में, और इसके दुरुपयोग के कारण सिराजुद्दौला नाराज चल रहा था। तो ये तमाम कारण थे जिसके वजह से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष का कारण बनता है। उसमें कासिम बाजार फैक्ट्री का निरीक्षण न किए दिए जाना, इसके अलावा फोर्ट विलियम का सुदृढ़ीकरण, दस्तक का दुरुपयोग करना, ये तमाम चीजें थे जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को लगा कि अंग्रेज हमारे ही राज्य में रहकर और हमारे ही आदेश को नहीं मान रहे हैं। अब हुआ क्या, 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने आदेश दिया सेना को कि अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण किया जाए, और इस आदेश का पालन हुआ।
1756 में 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला की सेना ने यानी बंगाल की सेना ने अंग्रेजों पे आक्रमण कर दिया और आक्रमण करने के बाद बहुत सारे अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया गया। और इतना ही नहीं, सिराजुद्दौला ने स्वयं 15 जून 1756 को, ये डेट आपको याद रखना है, 15 जून 1756 ईस्वी को स्वयं सेना का नेतृत्व किया और कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद ढेर सारे अंग्रेजों को अरेस्ट कर लिया गया और जो बचे खुचे अंग्रेज थे वो बेचारे भाग करके किसी तरह से अपनी जान बचाए। तो यहाँ पे जो गिरफ्तार किया गया उन अंग्रेजों को 20 जून 1756 को 20 जून 1756 को ये गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तार करने के बाद इन सभी अंग्रेजों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। करीब 146 अंग्रेज थे। इन अंग्रेजों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद 14x18 के कमरे में 146 लोगों को ठूस दिया गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया गया। अब हुआ क्या कि दूसरे दिन जब दरवाजा खोला गया तो इन 146 लोगों में से केवल 23 लोग जिंदा बचे। 23 लोग केवल जिंदा बचे, बाकी 123 लोगों की मृत्यु हो गई। इन जिंदा बचे लोगों में से एक लेखक भी था जो जिंदा बच गया था, उसका नाम था हॉलवेल। हालवेल ने इस घटना की जानकारी अंग्रेजों को दिया कि इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया है सिराजुद्दौला के द्वारा और ढेर सारे निर्दोष अंग्रेजों की हत्या कर दी गई है कमरे में बंद करके। इसी घटना को अंग्रेज इतिहासकारों ने ब्लैक होल ट्रेजेडी का नाम दिया है। इतिहास में एक घटना का जिक्र आता है, ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी त्रासदी इसको कहा जाता है, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी त्रासदी इसको कहा जाता है। तो ये सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के बाद जिन अंग्रेजों को गिरफ्तार किया गया था 146 लोगों को, और इन गिरफ्तार अंग्रेजों को एक 14x18 के कमरे में बंद कर दिया गया और सांस फूलने के वजह से इनमें से 123 लोगों की मृत्यु हो गई और सुबह में केवल 23 लोग जिंदा बचे। इसी घटना को काल कोठरी त्रासदी, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो ये अंजाम किसने दिया था? ये अंजाम दिया था सिराजुद्दौला ने, ठीक ना। तो ये 20 जून 1765 ईस्वी की घटना है। ये घटना होने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या में अंग्रेजों की हत्या हो गई तो क्या अंग्रेज चुप बैठेंगे? अब अंग्रेजों ने योजना बनाना शुरू किया कि सिराजुद्दौला से बदला लेना है। तो बदला कैसे लिया जाए, सिराजुद्दौला का मुकाबला कैसे किया जाए, तो इसमें सहारा लिया अंग्रेजों ने षड्यंत्र का। और षड्यंत्र क्या था? मीर जाफर से तो परिचित होंगे। मीर जाफर भी चाहता था कि मैं बंगाल का नवाब बन जाऊं, लेकिन अली वर्दी खां की इच्छा के अनुसार बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला बन जाता है। और सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को सेनापति के पद से हटा दिया और उसके स्थान पर मीर मदान को सेनापति बना दिया। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर से एक गुप्त समझौता किया कि अगर युद्ध में हमारा साथ देंगे तो बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को बना दिया जाएगा। तो मीर जाफर इसके लिए तैयार हो गया, बंगाल के साथ गद्दारी करने के लिए, देशद्रोह करने के लिए, राजद्रोह करने के लिए तैयार हो गया। तो अंग्रेजों के साथ एक गुप्त समझौता हुआ और इस गुप्त समझौते में यह तय हो गया कि इस युद्ध में मीर जाफर अंग्रेजों का साथ देगा। और जब ये गुप्त समझौता हो गया तो एक साल बाद
युद्ध होता है और इसी युद्ध को प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आगे अगली जो घटना है वो है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757। काल कोठरी की घटना के बाद प्लासी के युद्ध की नींव पड़ गई थी कि अब अंग्रेजों और बंगाल यानी सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होगा। और ये जो पहला युद्ध हुआ था ये प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में मीर जाफर अंग्रेजों से मिल गया था। इसीलिए जब ये युद्ध होता है 23 जून को, ध्यान रखिएगा 23 जून 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेजी सेना थी और दूसरे तरफ सिराजुद्दौला की सेना थी। और सिराजुद्दौला की सेना की अगुवाई मीर जाफर कर रहा था। और जब युद्ध की घोषणा हुई तो सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को सेनापति की अगुवाई की जिम्मेदारी दी थी। तो मीर जाफर ने युद्ध का आदेश ही नहीं दिया और बिना सेनापति के आदेश के सेना लड़ेगी कैसे। और उधर से अंग्रेजी सेना ने धावा बोल दिया। अब मीर जाफर ने जब आदेश नहीं दिया तो सिराजुद्दौला डर गया और वो महल की तरफ भागा। अंग्रेजी सेना ने उसका पीछा किया और पीछा करने के बाद उसको पकड़ा और उसकी हत्या कर दी। और इस तरह से बिना युद्ध के ही ये युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। इतिहासकारों का मानना है कि प्लासी का युद्ध वास्तव में युद्ध हुआ ही नहीं था और बिना युद्ध के ही ये युद्ध समाप्त हो गया और अंग्रेज विजयी हो गए। और जब अंग्रेज विजयी हो गए तो जैसा कि गुप्त समझौता हुआ था उसी गुप्त समझौते के मुताबिक 28 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया। लेकिन ये कठपुतली था अंग्रेजों का। बंगाल का ये नवाब तो बन गया लेकिन अब अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का शोषण आरंभ हो गया। और मीर जाफर ने नवाबी प्राप्त करने की खुशी में ढेर सारा उपहार देना शुरू किया अंग्रेजों को। 24 परगना की जागीरदारी प्रदान कर दी अंग्रेजों की। इसके अलावा ढेर सारा उपहार देना शुरू किया। लेकिन अंग्रेजों का मन नहीं भर रहा था इन उपहारों से। वो ज्यादा से ज्यादा शोषण करना चाहते थे बंगाल का और किया भी, खूब शोषण किया। और इतना शोषण किया कि बंगाल का पूरा खजाना ही खाली हो गया। मीर जाफर इससे परेशान हो गया कि कितना हम अंग्रेजों को देंगे और हमारे नवाब बनने से फायदा क्या है। और परेशान होकर उसने 1760 ईस्वी में नवाबी का पद ही छोड़ दिया और नवाबी का पद दे दिया अपने दामाद को। और उसका दामाद था मीर कासिम। मीर कासिम। तो मीर जाफर के बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर कासिम। और ये 1760 से लेकर 1763 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना रहा। तो जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो ये तो अंग्रेजों के माध्यम से नवाब बना नहीं था। अंग्रेजों के माध्यम से नवाब बना था मीर जाफर। तो अंग्रेजों की कठपुतली मीर जाफर था, ना कि मीर कासिम। तो जब मीर कासिम नवाब बना तो अंग्रेजों से अपना पीछा छुड़ाने के लिए इसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। और इसमें जो पहला महत्वपूर्ण कार्य किया गया, मीर कासिम ने राजधानी ही बदल दिया। पहले राजधानी ढाका हुआ करता था और मुर्शीद कुली खान ने मुर्शिदाबाद बसाया और मुर्शिदाबाद को बंगाल की राजधानी बना दिया था 1704 में। अब मीर कासिम ने पुनः बंगाल की राजधानी बदल दी। जो पहले राजधानी मुर्शिदाबाद हुआ करता था, मुर्शिदाबाद से राजधानी बना देता है मुंगेर। उसको लगा कि राजधानी बदल दिया जाएगा तो अंग्रेजों का दबाव कम हो जाएगा, और हुआ भी। तो इसने राजधानी बदल दिया, मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को बंगाल की राजधानी बना दिया। इसके अलावा वो जानता था कि अंग्रेज चुप नहीं बैठेंगे, इसीलिए सेना को मजबूत करना जरूरी है। तो मीर कासिम ने सेना को यूरोपियन तर्ज पर प्रशिक्षित किया, प्रशिक्षित करवाया।
जिससे सेना मजबूत हो सके और अंग्रेजों के साथ जब मुकाबला हो तो इस मुकाबले में अंग्रेजों का सामना किया जा सके। तो यूरोपियन तर्ज पे प्रशिक्षण करवाया। इसके अलावा जो राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार था, उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी तमाम उपाय किए। तो ये सारा कार्य मीर कासिम के द्वारा 3 वर्षों तक किया गया। लेकिन अब अंग्रेजों को जो लाभ प्राप्त हो रहा था मीर जाफर के समय में, वो लाभ मीर कासिम के समय में नहीं मिल रहा है। तो अंग्रेज इससे नाराज हो गए और नाराज होके मीर कासिम को उसके पद से हटा दिया गया और पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। अब क्या होगा? मीर कासिम को हटा दिया गया नवाबी के पद से। अब इससे मीर कासिम बड़ा नाराज हुआ और उसने सेना को इकट्ठा किया और अंग्रेजों पर चुटपुट हमला किया। लेकिन अंग्रेज काफी मजबूत थे और मीर कासिम अकेले इनका मुकाबला करने में सक्षम नहीं था। मीर कासिम जान गया कि अगर अंग्रेजों का मुकाबला करना है तो एक संयुक्त सेना का गठन करना पड़ेगा। तो ये अपदस्थ तो हो चुका था, बंगाल की नवाबी फिर से मीर जाफर के हाथों में जा चुकी थी। तो मीर कासिम ने एक योजना बनाया और एक संयुक्त सेना का गठन किया। अब ये संयुक्त सेना क्या है? संयुक्त सेना में कौन आएगा? तो इस संयुक्त सेना में मीर कासिम तो था ही। मीर कासिम उसने संपर्क किया अवध के नवाब सुजाउद्दौला से। उस समय अवध का नवाब सुजाउद्दौला हुआ करता था। और साथ में मुगल बादशाह शाह आलम, उस समय मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे। मुगल बादशाह शाह आलम। तो ये तीनों की जो मिली जुली सेना तैयार हुई, इसी को संयुक्त सेना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त सेना कहा जाता है। इस संयुक्त सेना को तैयार करवाया था मीर कासिम ने। और उसके बाद एक युद्ध की घोषणा होती है जिसको बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो अगला जो युद्ध हुआ वो बक्सर का युद्ध होता है। 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में एक तरफ अंग्रेज थे, अंग्रेजी सेना थी, और दूसरे तरफ संयुक्त सेना थी। संयुक्त सेना में बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम की संयुक्त सेनाएं थी। ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में परिणाम क्या निकला? इस युद्ध में भी अंग्रेजी सेना विजयी हो गई, यानी ये संयुक्त सेना पराजित हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि बक्सर का युद्ध आधुनिक भारत के इतिहास में एक निर्णायक युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध के बाद अब यह स्पष्ट हो गया कि भारत में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती है। अब अंग्रेज स्वतंत्र रूप से बंगाल में तो शासन करने ही लगे, इनका क्षेत्राधिकार बढ़ना शुरू हो जाता है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि उस समय का जो बंगाल हुआ करता था, बंगाल, आज का जो बंगाल है जिसको हम पश्चिम बंगाल बोलते हैं, वो बहुत छोटा सा है। उस समय के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, आज का बांग्लादेश, आज का बिहार, आज का उड़ीसा, ये पूरा क्षेत्र मिला करके उस समय का बंगाल हुआ करता था। बहुत बड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो इस तरह से बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध था और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए, संयुक्त सेना पराजित हुई और ये कन्फर्म हो गया कि भारत में अब ऐसी कोई सेना नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अंग्रेजों का मुकाबला कर सकती है। और अंततः एक समझौता हुआ और इसी समझौते के माध्यम से आगे बंगाल पर
अंग्रेजों का हुकूमत शुरू हो गया। इस युद्ध के बाद एक संधि हुआ था जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ? 1765 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के माध्यम से दो महत्वपूर्ण कार्य हुए। पहला, बंगाल में द्वैध शासन लागू होता है और अंग्रेजों को दीवानी और निजामत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो अब बंगाल में द्वैध शासन क्या है, दीवानी और निजामत का अधिकार क्या है, अब इसको हम लोग समझते हैं। और ये सब कुछ किसके माध्यम से होता है? ये सब कुछ होता है इलाहाबाद की संधि के माध्यम से। तो बक्सर के युद्ध के बाद जब संयुक्त सेना पराजित हुई तो इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि के माध्यम से ये युद्ध समाप्त हुआ और बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। और मीर जाफर का जो नाबालिग पुत्र था उसका नाम था नजमुद्दौला। नजमुद्दौला को एक संरक्षक नवाब के रूप में नियुक्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा और बंगाल की सत्ता अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। ये सब कुछ इलाहाबाद की संधि के माध्यम से होता है। और जब बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ गया तो शुरू हुआ बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली यानी दोहरी शासन व्यवस्था। तो अब ये द्वैध शासन प्रणाली क्या है उसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली से, तो इसको समझते हैं। बंगाल में द्वैध शासन, ये द्वैध शासन क्या है? पहला प्रश्न तो ये बनता है कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? हु इज द फाउंडर ऑफ, ठीक ना? तो द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? तो एक विद्वान थे ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, उनका नाम था लियो कॉर्टिस। लियो कॉर्टिस, उनको द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। बहुत सारा प्रश्न पूछा हुआ है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लियो कॉर्टिस। अब ये द्वैध शासन प्रणाली है क्या, इसको समझते हैं। यहाँ पर जब इलाहाबाद की संधि हुई थी तो इस संधि के माध्यम से बंगाल के नवाब के साथ संधि किया गया इलाहाबाद की संधि में, और उसमें बंगाल के नवाब को पेंशन देने की बात की गई और उस पेंशन के बदले बंगाल में निजामत का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? निजामत का अधिकार। निजामत, निजामत का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकार, ठीक है? निजामत का अधिकार का मतलब होता है प्रशासनिक अधिकार, कि अब प्रशासनिक शक्ति अंग्रेजों के हाथ में होगी, ना कि बंगाल के नवाब के हाथ में होगी। और दूसरा है दीवानी का अधिकार। दीवानी का अधिकार, दीवानी के अधिकार का मतलब क्या है? दीवानी के अधिकार का मतलब है टैक्स को वसूलने का अधिकार। जो राजस्व संबंधी अधिकार था, मालगुजारी वसूलने का अधिकार था, वो मुगल बादशाह से समझौता होता है और मुगल बादशाह को पेंशन देने के बदले में बंगाल में दीवानी का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किसको प्राप्त होता है? अंग्रेजों को प्राप्त हो जाता है। अब क्या किया अंग्रेजों ने, यहाँ देखिए, अंग्रेजों के द्वारा बड़ी ही चतुराई से ये दोनों अधिकार मिल जाता है अंग्रेजों को। लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इन दोनों पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को न बैठा करके भारतीयों को नियुक्त कर दिया जाता है। यानी निजामत के पद पर और दीवानी के पद पर भारतीयों की नियुक्ति हो जाती है, लेकिन वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में रहती है। तो जिम्मेदारी भारतीयों की होती है, लेकिन इसका लाभ किसको मिलता है? इसका लाभ मिलता है अंग्रेजों को। तो यही है दोहरी शासन व्यवस्था, द्वैध शासन प्रणाली। देखने में निजामत और दीवानी का अधिकार भारतीयों के हाथ में है, लेकिन वास्तविक लाभ और वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथ में है।
इसी प्रणाली को बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो 1765 से लेकर बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली चली है वो 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक चलता है। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली आरंभ किया गया था, और जब अगला गवर्नर आएगा जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया 1772 में, और एक नई प्रणाली को लागू किया गया। मालगुजारी वसूलने का, राजस्व वसूलने का, टैक्स वसूलने का एक नया सिस्टम लाया गया जिसको फार्मिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और यही फार्मिंग सिस्टम आगे चल के अस्थाई बंदोबस्त में परिवर्तित हो जाएगा, और इसी अस्थाई बंदोबस्त से जमींदारी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, तमाम प्रथाओं की उत्पत्ति होगी, और विभिन्न तरीकों से भारत के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के द्वारा मालगुजारी वसूला जाएगा, लगान वसूला जाएगा, भारतीयों का शोषण किया जाएगा, भारत का सारा धन ब्रिटेन भेजा जाएगा। भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करती थी, ढेर सारा धन हुआ करता था, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती है और सारा धन भारत से ब्रिटेन जाने लगता है। इसके बारे में जो चर्चा की गई है उसको धन का बहिर्गमन कहा जाता है, ड्रेन ऑफ मनी उसको कहा जाता है। तो ये प्रक्रिया आरंभ होती है जब बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली लागू होता है, और द्वैध शासन प्रणाली के बाद भारत में फार्मिंग सिस्टम लागू किया जाता है, और इस फार्मिंग सिस्टम के तहत विभिन्न प्रकार की प्रथाएं आ जाती हैं। उसमें जमींदारी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी प्रथा, तमाम प्रथाओं का जन्म होता है, जिसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बंगाल के इतिहास में हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से बंगाल पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। पहले बंगाल मुगलों के चंगुल से आजाद होता है, और बाद में फिर अंग्रेजों के द्वारा दो युद्धों के माध्यम से, एक प्लासी का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध, इन दो युद्धों के माध्यम से बंगाल पर कब्जा कर लिया जाता है। तो आज का लेक्चर हम लोगों का बंगाल पे लेक्चर था, तो ये लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बंगाल से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि अंग्रेजों के द्वारा भारत का शोषण करने के लिए कौन कौन सी प्रथाओं को लागू किया गया, टैक्स वसूलने के लिए, और किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा भारत का शोषण किया गया और भारत पे शासन व्यवस्था को चलाया गया। तो ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आरंभ करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और हर बार की तरह एक बार फिर से आप लोगों से वही पुराना अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और लाइक करिए, व्यूज को बढ़ाइए, और आप लोगों को भरोसा दिलाता है ये संस्था कि आप लोगों का पूरा सिलेबस, जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री आरंभ किए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री और फिर मेडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। फिर आगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे सब्जेक्ट्स को वन बाय वन कंप्लीट करेंगे। आपका कोर्स कंप्लीट होगा, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पैसे नहीं देने हैं आपको। बस एक अपील है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके प्रश्न है उन प्रश्नों को रखिए, उन प्रश्नों का उत्तर अगले लेक्चर में आपको दे दिया जाएगा। तो आज का क्लास इसी अपील के साथ समाप्त करते हैं। जय हिंद।